नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक्सप्लेन में। आज हमारा गोल्ड पे दूसरा वीडियो है ये। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लोग सोना खरीदते क्यों हैं और ख़रीदने के क्या क्या तरीके हैं, और जब हम खरीदते हैं तो इस पे कितना टैक्स लगता है, किस तरीके में, और जब हम बेचते हैं तब कितना टैक्स लगता है। तो पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगी जो मैं पिछले वीडियो में ऐड करना भूल गई थी, और वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना। तो अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड होल्डिंग पे कितने लिमिट्स हैं इंडिया में, और पूरा डिटेल के अंदर वीडियो था, पूरी रिसर्च करके बनाया था। तो आप जाकर के पहले फर्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सोना खरीदने के क्या क्या कारण हैं इंडिया के अंदर लोगों के। तो पहला कारण जो मुझे लगता है वो है लिक्विडिटी। तो इसको हम कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं। दूसरा जो कारण है वो मुझे लगता है सोने को बहुत ऑस्पिशियस मानते हैं, यानी कि शुभ मानते हैं, उस वजह से भी लोग सोना खरीदते हैं। तीसरा जो है वो इजी टू बाय इजी टू सेल, खरीदना और बेचना काफ़ी आसान है। फिर प्राइस में स्टेबिलिटी है। ये कुछ सालों बाद में कुछ तो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कभी कभार आ जाता है, 1-2 साल का अगर हम गैप देखें जो हिस्ट्री है उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं है कि ये आगे कभी भी नहीं आएगा। और ये नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो उनके पूर्वजों से आई हुई चीज़ें होती है। फिर इजी टू गेट लोन अगेंस्ट गोल्ड, लोन काफ़ी आसानी से मिल जाता है। तो ये भी कारण है लोग सोना रखना पसंद करते हैं। फिर बहुत सारे लोग इसको बेस्ट सप्लीमेंट मानते हैं स्टॉक मार्केट या फिर रियल स्टेट का। फिर ये बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट नहीं होती है इसकी जो क्वालिटी होती है, तो ये अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। इस वजह से भी लोग ख़रीदते हैं, सोने की चमक फीकी नहीं पड़ती है। अब कुछ लोग इसको रिलीजियस पर्पस की वजह से ख़रीदते हैं, जैसे बहुत सारे लोग मंदिरों में भी दान देना पसंद करते हैं सोने का। हम बहुत बार सुनते हैं तिरुपति में इतना दान मिला, एक केरला का भी मंदिर है वहाँ पे भी काफ़ी सोने का दान किया जाता है। तो ये भी कारण है। और हम बहुत बार शादियों में गिफ्ट भी करते हैं गोल्ड को, तो इस कारण से भी लोग सोना खरीदते हैं। फिर बहुत सारे लोग इसको स्टेटस सिंबल भी मानते हैं कि जितना गोल्ड जिसके पास, उतना रईस उसको उसके आसपास वाले समझेंगे, उसका उतना दबदबा, उसकी उतनी तारीफ कि हाँ ये बहुत अमीर इंसान है। इस टाइप से भी कुछ लोग स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो उनके लिए गोल्ड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन को हेज करने के लिए भी ख़रीदते हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके साथ में सोने के रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो ऐसा लोग मानते हैं, उसकी वजह से भी ख़रीदते हैं। और कुछ लोगों को ठीक है जेन्युइनली शौक भी होता है कि हाँ उन्हें सोने की ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो कुछ लोग सिर्फ अपने शौक की वजह से भी ख़रीदते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसमें इन्वेस्ट किस किस तरीके से किया जा सकता है। तो दो तरीके हैं। पहला फिजिकल फॉर्म, यानी कि सोने को हम छू सकते हैं, हम जैसे ज्वेलरी खरीदते हैं या सिक्के हो गए सोने के, या फिर गोल्ड बार्स, यानी कि जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं गोल्ड के बिस्किट। तो उस तरीके से हम सोना खरीद सकते हैं। या फिर दूसरा है डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में जो हम सोना खरीदते हैं वो कागज़ पे लिखा हुआ होता है, ऐसा नहीं होता है कि वो एक्चुअल में सोना है। तो डिजिटल फॉर्म में कुछ फॉर्म्स है जिनसे हम कन्वर्ट भी करवा सकते हैं बाद में। पहले हमने खरीद लिया, उसके बाद में मान लो 5 साल बाद में हमें लगा कि नहीं अब हमें इसे फिजिकल फॉर्म में चाहिए क्योंकि हमें उसका ज्वेलरी बनवाना है, तो हम उसको करवा सकते हैं कन्वर्ट। लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं डिजिटल फॉर्म में जिनसे हम कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे। वो सिर्फ पेपर पे लिखा हुआ सोना है, एक्चुअल में उसके अगेंस्ट कोई भी सोना नहीं रखा जाता है। तो ये कुछ डिजिटल फॉर्म में बता देती हूँ कैसे कैसे होता है। एक तो डिजिटल गोल्ड है जो बहुत सारे ऐप्स के अंदर जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब में मिल जाता है। गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये हमारी ब्रोकिंग ऐप्स पे मिल जाता है। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं जिसमें मेजर पोर्शन गोल्ड का होता है। और उसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये गवर्नमेंट इशू करती है। तो ये 3-4 तरीके हैं जिस तरीके से हम डिजिटल फॉर्म में गोल्ड खरीद सकते हैं। अब आइए देखते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर गोल्ड हम कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं और इसके क्या क्या चार्जेस वगैरह है। तो डिजिटल फॉर्म में बेसिकली 3 कंपनीज है, एमएमटीसी, पीएमपी, दूसरे सेफ गोल्ड, तीसरी ऑगमेंट गोल्ड।
तो इन 3 कंपनीज़ के साथ में बहुत सारी जैसे ऐप्स जो हम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, तनिष्क, पीसी ज्वेलर्स, इन ऐप्स का टाई अप है। तो हम इन ऐप्स पे जाकर के जो डिजिटल गोल्ड परचेज़ करते हैं वो उनका जो एक्चुअल गोल्ड है वो इन 3 कंपनीज़ के अंदर है। तो इस तरीके से हम डिजिटल गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल गोल्ड परचेज़ करते हैं तो उसके साथ में काफ़ी सारे रिस्क एसोसिएटेड है। तो आइए देखते हैं कुछ रिस्क। जैसे रेगुलेटेड नहीं है ये इंडस्ट्री, तो कल को अगर मान लो कोई डिनाई करता है आपको, तो इसमें कोई इतने अच्छे से रेगुलेशंस नहीं लिखे हुए हैं कि क्या होगा उस केस के अंदर। आपने ख़रीदा, फिर आपको डिनाई हो गया कि नहीं आपका इतना ही है, या फिर कुछ भी ऊपर नीचे कंडीशंस होती है। तो ये काफ़ी बड़ा रिस्क मुझे लगता है। फिर उसके बाद में आपको जीएसटी देना पड़ेगा अगर आप ख़रीद रहे हैं डिजिटल गोल्ड, तो 3% जीएसटी लगता है। फिर इंश्योरेंस लगता है जो सोना है वो, क्योंकि वो एक्चुअल के अंदर सोना आपका ऐप के थ्रू अगर हम ख़रीद रहे हैं तो वो एक्चुअल के अंदर कहीं ना कहीं उस सोने को ख़रीदना पड़ता है उनको। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको कुछ फ़ी पे करना पड़ता है इंश्योरेंस। ये भी हो सकता है ना कि कल को वो चोरी हो जाए, तो उस केस में आप खोना तो नहीं चाहेंगे, और कल को ऐप आपको आकर के बोल दे कि वो तो चोरी हो गया, तो उस केस में आप इंश्योरेंस रखना पसंद करेंगे, तो 2 से 3% वहाँ पे कॉस्ट आ जाती है। फिर जब आप इसको बेचते हैं तब इस पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है अगर आपने 3 साल के बाद में इसको बेचा है खरीदने के तो। हालांकि वहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है, बट स्टिल 20% टैक्स लगता है। उसके बाद में अगर आपने 3 साल से पहले बेचा है इसको तो आप पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी लगेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि लिक्विडिटी हाई है, आप जब बेचना चाहें तब आप बेच सकते हैं। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए थे डिजिटल गोल्ड के अंदर ऑप्शंस। अब दूसरा इसमें है गोल्ड ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं? जैसे ज़ीरोदा है, एंजल वन, ग्रो, या फिर मोतीलाल ओसवाल हो गया, जियोजेट फाइनेंशियल्स हो गया, एडलविस हो गया। ये सारी क्या है, ब्रोकिंग कंपनीज है। हम इनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के हम खरीद सकते हैं इसको। अब ये ईटीएफ्स जो है ये 90 to 100% तक प्योर गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसके साथ में क्या क्या रिस्क हैं। तो इसमें ब्रोकरेज फी लगता है हमारा, लाइक 0.5 to 1% तक लग जाता है। फिर शॉर्ट टर्म गेन कैपिटल गेन या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो डिपेंड करता है कि आप 3 साल से पहले बेच रहे हैं या बाद में बेच रहे हैं। लॉन्ग टर्म के साथ में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है। फिर जो प्राइस है वो गोल्ड पे डिपेंड तो करता है, लेकिन एग्जैक्ट गोल्ड का नहीं होगा, क्योंकि उसमें कुछ पोर्शन हो सकता है कि 90% के अलावा 10% किसी और चीज़ के अंदर भी गोल्ड ईटीएफ्स ने इन्वेस्ट किया हो, तो ये गोल्ड पे डिपेंडेंट रहेगा, बट एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। हाँ, एक अच्छी चीज़ है इसकी, इसको जब भी हम फिज़िकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना चाहेंगे तो हम करवा सकते हैं, और इस पर कोई एग्ज़िट लोड नहीं होता है। जैसे मान लो मैंने आज ख़रीदा, कुछ दिन बाद में बेच दिया, तो ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ चार्ज देना पड़ेगा कि आपने इतना जल्दी बेच दिया तो एग्ज़िट लोड लगेगा, ऐसा नहीं है इसमें। तो ये एक मुझे इसकी अच्छी चीज़ लगी। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो है वो हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं? ये भी हमारे जो ब्रोकिंग ऐप्स है वहाँ से जा कर के हम ख़रीद सकते हैं। तो जैसे HDFC गोल्ड बॉन्ड हो गया, एक्सिस गोल्ड बॉन्ड, तो ये सारी जगह है जहाँ से हम जा कर के ख़रीद सकते हैं। बट इसकी एक ख़राब बात जो मुझे लगी वो है कि आप फिज़िकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको फिज़िकल फॉर्म में बाद में जा कर के उसको कन्वर्ट करवाना है तो आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरी ये है कि इसके ऊपर चार्ज लगता है एग्ज़िट लोड। तो अगर आप 1 साल से पहले कुछ एग्ज़िट कर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इसमें चार्ज देना होगा। तीसरा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो इस पर लगेगा ही लगेगा, डिपेंडिंग ऑन आप कब बेच रहे हैं उसको। 3 साल से पहले अगर बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म, 3 साल के बाद अगर आप बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अब इसके बाद में एक ऑप्शन है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, आरबीआई की तरफ से इशू होते हैं ये बॉन्ड्स। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है अगर आप इसको गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब ये बॉन्ड्स इशू करती है, इन बॉन्ड्स को हमें 8 साल तक होल्ड करना पड़ता है। हालांकि हम 5 साल के बाद में कुछ अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हैं। तो ये 8 साल के बाद में आपके अकाउंट में अपने आप मनी आ जाएगा।
अब इसके कुछ प्रॉज है जैसे कि इस पे 2.5% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे 2.5% आरबीआई आपको इंटरेस्ट रेट देगा, और ये इंटरेस्ट हर 6 महीने में आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा इसका एक अच्छा जो फीचर लगा मुझे वो है, इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, ना ही इस पे कोई जीएसटी है। जिस टाइम पे हम परचेज़ कर रहे हैं तब हमें कोई जीएसटी भी नहीं देना पड़ रहा है, और कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है। जब हम फाइनली इसको बेचेंगे तब इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसका एक ख़राब पॉइंट मुझे ये लगा, और इसको आप मेच्योरिटी के बाद में होल्ड नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ख़रीदा, उसके बाद में जिस टाइम पे मेच्योर हुआ तब आप बेचना नहीं चाहते हैं उस दिन, तो ये आपके हाथ में नहीं है, वो बिकेगा ही बिकेगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा। एक और इसका ख़राब चीज़ ये है कि आपके पास में लिक्विडिटी नहीं है। बहुत सारे लोग जिनका रीज़न होता है लिक्विड रखने का, तो वो अगर आप उस पर्पज़ से जा रहे हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को कंसिडर ना करें, तो क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे नहीं है। आपको 8 साल तक होल्ड करना पड़ेगा, और 5 साल के बाद में हालांकि इसमें से आप विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियल, बट फुली नहीं हो पाएगा। अब आइए बात करते हैं रिटर्न्स की, कि सोने पे कितना मुनाफा कमा सकते हैं आप। तो मैं कुछ आपको डेटा दिखा देती हूँ, जैसे गोल्ड के जो प्राइसेस रहे हैं, तो ये डेटा मैंने लाइव मिंट का एक आर्टिकल था वहाँ से लिया है, और वहाँ जा कर के इसके प्राइसेस कुछ दिए हुए हैं, और वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब ये डेटा 7 जनवरी 2022 तक का ही है, तो इस डेटा के बेसिस पे अगर हम देखें तो पिछले जो 20 साल का 25 साल का रिटर्न है वो लगभग 9.4% रहा है, और अगर हम 20 साल की बात करें तो 12.4% रिटर्न रहा है। अगर हम 15 साल की बात करें तो 11.6% रिटर्न रहा है। 10 साल की बात करें तो 5.7% रिटर्न रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये टोटल रिटर्न है, ये CAGR है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, कि हर साल कितना रिटर्न आया फिर उसके ऊपर कितना आया, इस टाइप से। जैसे कंपाउंडिंग होती है ना, हम इंटरेस्ट जो ब्याज की कैलकुलेशन करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उस टाइप से ये कैलकुलेट किया गया है कि इस पे कितना मिला। बट अगर आप फिज़िकल फॉर्म में जा रहे हैं, और ज्वेलरी की अब हम बात करते हैं, जब आप ज्वेलरी ले रहे हैं तो हमें फिज़िकल फॉर्म में डायरेक्ट गोल्ड लेना होगा ज्वेलर से। उस केस में ऐसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस एसोसिएटेड हैं। तो आइए बात करते हैं, जब हम ज्वेलर से ज्वेलरी लेते हैं तब क्या क्या चार्जेस इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो सबसे पहले होता है वेस्टेज, जो आम भाषा में बोलते हैं कि इतना कट गया, काटा काटा जिसे बोलते हैं। तो ये वेस्टेज के नाम से आपकी जो भी गोल्ड आप खरीद रहे हैं उसका बिल बनता है, उसकी स्लिप में आप कभी देखेंगे तो उसमें वेस्टेज होता है, ये 10% होता है। तो आप अगर 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना ले रहे हैं तो उसके पीछे 1% यानी 1 ग्राम उसमें से कट जाएगा। आपको फाइनली अगर आपने 1 तोले के पैसे दिए तो आपको 9 ग्राम ही मिलता है उसके अंदर। फाइनल जो आपका ज्वेलरी बन के आता है तो उसमें 9 ग्राम ही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा 3% GST लगता है इसके ऊपर, फिर लगभग 5% मेकिंग चार्जेस लगते हैं। मेकिंग चार्जेस ऊपर या नीचे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ज्वेलरी ले रहे हैं, ठीक है। मैंने 5% लिया है ऑलमोस्ट, क्योंकि कुछ ज्वेलरीज होती हैं उनमें स्टोन्स लगे हुए हैं, तो स्टोन्स कुछ स्टोन्स होते हैं वो निकाल करके कैलकुलेशन होती है। आप जब खरीदते हैं उस टाइम पे भी ऐसा नहीं होता है कि उन स्टोन्स का आपको प्राइस पे करना पड़ता है, उनका अलग से कुछ प्राइस होता है। लेकिन बहुत सारे जो छोटे छोटे स्टोन्स लगे होते हैं उनका जब आप खरीदते हैं तब तो आपको गोल्ड के हिसाब से ही वो लगाए जाते हैं, लेकिन जिस टाइम पे आप उसको वापस बेचते हैं तब उन स्टोन्स को निकाल दिया जाता है, और रिमेनिंग जो गोल्ड है उसी का आपको प्राइस पे किया जाता है। तो इस टाइप से मैंने मेकिंग चार्जेस 5% रखा है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, जिसमें ज़्यादा स्टोन्स है और वो इंक्लूड किए गए हैं, तो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। उसके अलावा जो मेकिंग चार्जेस लगे हैं उसके ऊपर फिर 5% GST लगता है। तो ये सारे चार्जेस इन्वॉल्व है, तो लगभग ये 18-18.5% कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो जाता है जो गोल्ड का एक्चुअल प्राइस है उससे। तो अब आइए देखते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर क्या रिटर्न रहा। हालांकि पिछले 5 साल में सोने ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है अगर हम हिस्टोरिकली कंपेयर करें उसे, तो
तो पिछले 5 साल के अंदर हम देखते हैं, हम 2018 की बात करते हैं। 2018 में मैंने एक दिन का प्राइस लिया है, जिस दिन इसका प्राइस था 31,438 रुपीज़। फिर अब इस पे मान लो आपने ज्वेलरी बनवाई थी उस टाइम पे, इस पे वेस्टेज जो 10% लगेगा तो वो हो गया 3,143.8, 3143.8 रुपये। और फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा जो है 3%, तो 943.14 रुपये जीएसटी हो गया। फिर आपको मेकिंग चार्जेस लगेंगे जो हमने लिए थे 5%, तो ये 1571.9, 1571.9 रुपये आपको मेकिंग चार्जेस में देने पड़ेंगे। और इन मेकिंग चार्ज पे 5% का जीएसटी था, तो वो हो गया 78.595। तो कुल मिलाकर के जब आप 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना ले रहे हैं तो उसका टोटल प्राइस आपको कितना बैठेगा, 37,175.435। तो ये लगभग 18.25% हो गया है, जो एक्चुअल जो सोने का 10 ग्राम का प्राइस था उसके ऊपर। अब 2023 की बात करते हैं, यानी कि अब जिस दिन का मैं प्राइस ले रही हूँ तो ये है 61,225, 61,225 रुपये आज गोल्ड का प्राइस है। और हमने ज्वेलरी बनवाई है। अब हम देखते हैं कि ये पिछले 5 साल के अंदर अगर हमने लिया होता और ज्वेलरी की फॉर्म में लिया होता तो हमें फाइनली क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे कि 5 साल पहले 31,000 का था जो रॉ गोल्ड है, मतलब मेकिंग चार्जेस वगैरह हटा करके, और आज 61,000 का हो गया, तो लगभग दुगना हो गया। हम कंपाउंडेड एनुअल रेट देखेंगे कि 1 साल में कितना बढ़ा, फिर उसके ऊपर कितना बढ़ा, उसके ऊपर कितना बढ़ा, तो इस टाइप से वो ग्रोथ रेट हम परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल गेन CAGR इसका पड़ता है 10.49%। ये आप किसी भी CAGR कैलकुलेटर से जाकर के चेक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली डालेंगे CAGR कैलकुलेटर तो उसमें आपको इनिशियल वैल्यू देना होता है और फाइनल वैल्यू देना होता है, तो इस हिसाब से तो ये पड़ेगा 10.49%। लेकिन ये एक्चुअल गेन नहीं होगा जो हम 10.49% जो हमने कैलकुलेट किया है, क्योंकि इस पे टैक्स भी लगेगा। अगर आपने डायरेक्टली बेच दिया है ज्वेलरी की फॉर्म में, जो आपने सोना लिया था 5 साल बाद में अगर आप इसको बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप 3 साल की अवधि से ज़्यादा हो गया है आपका खरीदे हुए, 5 साल हो गए हैं, तो उस हिसाब से हमें कुछ इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो कुछ ऐप्स है वहाँ पे, कुछ साइट्स भी है जहाँ पे आप जा करके इंडेक्सेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फाइनली जो हमारा बना वो जो गेन है वो 22,478 रुपीज़ हमारा गेन बना। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम इनिशियल प्राइस डालेंगे, उसके बाद में इंडेक्सेशन के बाद में उसका कुछ प्राइस आता है, फिर उसको एज ए बाइंग प्राइस लिया जाता है और सेलिंग प्राइस हमारा जो भी है वो लिया जाता है। तो इंडेक्सेशन के बाद में जो हमारा बाइंग प्राइस हुआ उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर और जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से हमने इंडेक्सेशन के बाद वाला बाइंग प्राइस सब्ट्रैक्ट किया, उससे हमें क्या आया 22,478 रुपीज़। इस पे 20% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। तो टैक्स कितना हुआ 4,495.6 रुपीज़। फाइनली जो हमारा गेन बना वो कितना बना 19,553 रुपीज़ 0.965 पैसे। अब ये आता है 8.82% CAGR की फॉर्म में। तो ये तो था हमारा पिछले 5 साल का जो हमने ज्वेलरी ली है उसका। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं कि हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया होता तो उसका लगभग CAGR पड़ता हमें 15% के आसपास। उसके ऊपर 2-2.5% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम 16-17 के आसपास मान सकते हैं कि ये पिछले 5 साल में पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो हम इसके लिए एक और डेटा देख लेते हैं, जैसे 2010 से 2020 का भी देख लेते हैं। तो उस टाइम पे 2010 के अंदर हम प्राइस देखते हैं तो इसका था 18,500 रुपये 1 तोले का रेट था। 2020 में 48,650, ये एवरेज लिया हुआ है पूरे साल के प्राइस का, तो ऑन एन एवरेज इतना प्राइस था, ठीक है। तो अगर हम उस टाइम पे ज्वेलरी लेते और उसके बाद में 10 साल बाद 2020 में बेचते, 2010 से लेकर के 2020 के बीच में हमने उसको होल्ड किया, फिर हमने उसको बेच दिया,
तो उस हिसाब से ये लगभग 6.32% का ही देता CAGR आफ्टर इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन टैक्स लगने के बाद। और अगर हम इसे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में लेते हैं तो ये 10.15% प्लस 2.5% जो हमें हर 6 महीने में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में, तो लगभग 12% के आसपास रिटर्न मिल जाता है 2010 से 2020 के बीच में। तो वैसे तो ये अलग अलग है, आपका डिपेंड करता है कि आपने कब लिया है और आप कब बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर। तो लगभग लगभग अगर ऑन एन एवरेज अगर हम लेते हैं तो कभी ये 6% रहा है, कभी ये 8% रहा है, ज्वेलरी की फॉर्म वाला बोल रही हूँ, आफ्टर टैक्स वगैरह सब कुछ करके। हालांकि हम ज्वेलरी जो लेते हैं वो हम कभी सेल यूजुअली तो नहीं करते हैं, बट बहुत बार हम इस टाइप से भी ले लेते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई, उस टाइम पे अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो तभी हम ज्वेलरी वगैरह सेल करते हैं। तो ये रिटर्न्स है। तो अब एज ए कंक्लूजन, मतलब हमें ज्वेलरी लेना है या फिर हमें गोल्ड बॉन्ड लेना है, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बॉन्ड लेने चाहिए अगर हमें लिक्विडिटी नहीं चाहिए तो। और अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है कि हाँ गोल्ड पहनने का, गोल्ड की ज्वेलरी पहनने का शौक है, अगर आप उस पर्पज़ से ले रहे हैं तो जैसे हम जो भी हमारी इनकम है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ तो हमारे बेसिक खर्चे हो जाते हैं, फिर हमारा कुछ पार्ट है जो हम आगे के लिए सेव करके और इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ पार्ट है जो हमारी लग्जरीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ है जो आज मेरी ज़रूरत तो नहीं है पर मैं उसे ख़रीदना चाहती हूँ, वो मेरी वांट है, ज़रूरत नहीं है, इच्छा है ख़रीदने की, तो कुछ पार्ट हम उसके लिए रखते हैं जो भी हम कमा रहे हैं। तो अगर आप उसमें से ख़रीदना चाहें तो आप, मुझे लगता है कि ज्वेलरी ख़रीद सकते हैं अगर आपका शौक़ है वो, क्योंकि किसी का शौक़ घूमने जाना हो सकता है, किसी का शौक़ ज्वेलरी पहनना हो सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हाँ इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे हमें कुछ सालों बाद में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा, तो फिर मुझे लगता है कि ज्वेलरी के बजाय जो बोन्स हैं उसमें ज़्यादा मुनाफा होगा अगर आप उस तरीके से देख रहे हैं तो। लेकिन ज्वेलरी जो हम ले रहे हैं उसके साथ में कुछ रिस्क एसोसिएटेड है। एक तो रिटर्न हमें कम मिल रहा है, तो फर्स्ट थिंग हमें माइंड में यही रखनी है कि ज्वेलरी अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो हम रिटर्न के पर्पज़ से कर ही नहीं रहे हैं, वो हम जस्ट हमारी इच्छा है परचेज़ करने की, वो हम लग्जरी के पर्पज़ से परचेज़ कर रहे हैं। दूसरा, आप ज्वेलरी को घर पे नहीं रख सकते हैं तो आपको लॉकर के चार्जेस अलग से देने पड़ेंगे, क्योंकि घर पे रखना काफ़ी अनसेफ हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्स के अंदर आएगी। तो फिज़िकल फॉर्म के अंदर गोल्ड रखने के कुछ नुकसान जो है वो ये हैं। अब इसके अलावा जो मैं एक चीज़ पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी वो ये है कि अगर आपका 50 लाख से ज़्यादा का इनकम है एक साल में, टैक्सेबल इनकम, उस केस में आपके पास में कितना सोना है, चाहे वो आपको गिफ्ट से मिला हो, चाहे कैसे भी मिला हो, चाहे आपने परचेज़ किया हो, आपको अपने इनकम टैक्स का जो रिटर्न होता है वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा कि मैं आज के डेट में इतना गोल्ड होल्ड करता हूँ या करती हूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी। तो अगर आप अपना ITR फाइल करते हैं और अगर आप उस ब्रैकेट में लाई करते हैं जहाँ पे आपका 50 लाख से ज़्यादा टैक्सेबल इनकम है, तो फिर आप ज़रूर उसमें फिल कर दीजिएगा, वरना कल को आने वाले टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। आपका भले कितना इलीगल गोल्ड हो, आपका लीगल गोल्ड फिर इनकम टैक्स ऑफिशियल्स बोल सकते हैं कि आपने अपने रिटर्न में शो नहीं किया है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।